एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम आपकी एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले आई होप, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ और होप कर रही हूँ कि आपने ये चैप्टर का पूरा वीडियो देख लिया होगा, एनसीईआरटी से रीडिंग भी लगा ली होगी। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, ट्रिक्स भी यूज करेंगे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा गया है, इथेन आपको दिया है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। इसके अंदर आपसे पूछा है कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। सिंपल सा है, C2H6 आपको गिवन है, इसको खोल के लिख लेते हैं। अभी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर गिवन है ना, हमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 6, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे हमें क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी था। ठीक है, इसी तरीके के सारे सिंपल क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। आपसे पूछा गया है फंक्शनल ग्रुप क्या है ब्यूटेनोन के अंदर। इसका सफिक्स देखिए ONE हम किसके लिए यूज करते हैं, कीटोन के लिए यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल। एल्कोहल के लिए यूज करते हैं OL, ओल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। कीटोन के लिए यूज करते हैं ONE। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूल है ना वो ढंग से कंप्लीटली बर्न ही नहीं हो रहा है। अगर वो कंप्लीट बर्न होता, वो जो कार्बन है शूट निकल रही है वो होती ना कंप्लीट बर्निंग के टाइम पे, यानी कि ऑक्सीजन की वहां पे क्या हो गई है, कमी हो गई। फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, और ये कब होता है, जब प्रॉपरली ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl का यूज करके हमें बॉन्ड का नेचर बताना है। सिंपल सी बात है, कार्बन का कंपाउंड है, हमें पता है कार्बन के कंपाउंड क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, कार्बन की हमने बात की, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 6 होता है, बहुत अच्छे से याद हो गया अभी तक तो। आउटर मोस्ट के अंदर इसके होते हैं 4, यानी कि टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी हो गई 4। ठीक है, दूसरा इसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये रहा हमारा कार्बन जिसके पास आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देंगे हम। एक ये क्लोरीन CH3Cl है ना, एक यहाँ पे Cl भी तो है, तो एक बॉन्ड ये Cl क्लोरीन के साथ भी बनाने वाला है। तो ये हो गया CH3Cl। ये क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं, आउटर मोस्ट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे हमारे इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ये है ही, इसने एक कार्बन के साथ शेयरिंग की, इसके बीच में शेयरिंग हुई, तो यहाँ पे क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। उसी तरीके से कार्बन के आउटर मोस्ट में भी क्या क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इन्होंने अपना डबलेट पूरा कर लिया, ठीक है, और इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन को और शेयर कर लिया इनका डबलेट, और इनका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन को भी अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 4 तो इसके पास पहले से ही है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे हमने CH3Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दिया है। इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्योरी में हम बताएंगे कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, तो तीनों हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, अपना डबलेट पूरा कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। उसी तरीके से जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन भी क्या करता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसको अगर कोई देने वाला नहीं है, कार्बन को भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, दोनों में से दे तो कोई नहीं रहा, दोनों को चाहिए ना, कंप्लीट करना है दोनों को अपना ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा। तो इस तरीके से हमने इसको थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करके आना है। सब कुछ आप इस तरीके से लिख के आओगे, ये तो बनाना ही बनाना, ये भी बनाना। ठीक है, थ्योरी में किस तरीके से लिख के आओगे, आप बताओगे
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, वही हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है लेक्चर के अंदर कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होने वाले हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिखा देना। ठीक है, फिर तीनों का आप बताने कि कैसे कैसे ये कंप्लीट करेगा, एंड क्लोरीन का बताना, क्योंकि क्लोरीन को आउटर मोस्ट में 8 करने हैं, अभी 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक से शेयरिंग करेगा, यानी कि बात वही लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको समझाई है। तो आप ये तो बनाना ही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स में आता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S प्रोपेनॉन एंड F2। इजी है, F2 से शुरू कर देते हैं। देखो F2 फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट करना होगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में दिखा रही हूँ मैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया मैंने, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ये। तो यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले फ्लोरीन से एक शेयर कर लिया, इसने भी एक शेयर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेयरिंग हमें दिखाई दे रही है वो कितने बॉन्ड हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 इंटरेक्शन है, यानी कि इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर F2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हम बनाते हैं सी ऑप्शन, यानी कि H2S के लिए। H2S के लिए बनाएंगे। अब हमको पता है हमें सेंट्रल मेटल, जब सेंट्रल एटम जब चूज करना होता है जो कम नंबर में प्रेजेंट होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फर को हमने ले लिया क्योंकि कम नंबर में प्रेजेंट है। अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा कर लेगा। ठीक है, सल्फर के पास कितने थे, 6, एक इससे लेगा एक इससे लेगा, 6 7 और एक कितने हुए 8। तो इसका ऑक्टेट पूरा, इसका डबलेट पूरा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए। तो ये देखो हमारे यहाँ पास अगर हम यहाँ पे बॉन्ड की बात करते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में एक 1 पेयर की क्या हो रही है, इंटरेक्शन आ रही है, एक इंटरेक्शन आ रही है, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, शेयर। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर, यानी कि एक इंटरेक्शन आ रही है, 1 इंटरेक्शन, यानी कि एक ही इनके बीच में क्या आएगा, बॉन्ड आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डी कर लिया, सी कर लिया, अब हम बी कर लेते हैं। बी इज प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन को करने के लिए ना पहले में स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। प्रोप मतलब कितने कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। एन आया ना यहाँ पे, इसका मतलब सबके सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड होंगे, यानी कि डबल बॉन्ड नहीं होने वाला है यहाँ पे। फिर ONE शो करता है हमें किसको, कार्बोनिल ग्रुप को। कार्बोनिल भी बोला जाता है इसको, क्या कहेंगे, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं, कीटोन। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, पहले 3 कार्बन बना लेते हैं। देखो 3 कार्बन है, और दूसरा हमें पता है प्रोपेनोन जो होता है ना, ये हमारा कीटोन, ये हमेशा ऐसा होता है, यानी कि 2 कार्बन के बीच में ही ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल वैलेंसी पूरी करनी है। देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, 3 अभी बाकी है, तो CH3 आ जाएगा यहाँ पे भी क्या आ गया, CH3 आ गया। सिंपल स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब हम स्ट्रक्चर को देख के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कार्बन की 2 बॉन्ड किसके साथ बनी हुई है, ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं 2 बॉन्ड, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, जब भी तो 2 इंटरेक्शन यानी कि 2 बॉन्ड बने हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 1 इंटरेक्शन। इसका मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे यहाँ पे, इसी वजह से सिंगल बॉन्ड आया है। तो यहाँ पे सिंपल, अगर मैं यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन्स बना के आपको दिखाऊं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे दिखा दो, एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4 हो गए। इस कार्बन के भी हम दिखा देते हैं, देखो 1, इसको थोड़ा सा रब करेंगे, हाइड्रोजन्स को खोल के लिखेंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन्स को ढंग से लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये रहा इस कार्बन का, 1 2 3 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर रही हूं मैं। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इन सबका पूरा करना है ऑक्टेट। क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। पहले लगा लेते हैं भाई हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रह गए ना, अभी
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और इन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं क्रॉस से दिखा रही हूं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करेगा, डबलेट कर दिया भाई, सारे के सारे हाइड्रोजन का सबसे पहले क्या कर दो, डबलेट पूरा कर दो, कर दिया डबलेट पूरा, ठीक है। चलो सारे के सारे हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो चुका है। अब ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन को लेते हैं सबसे पहले, इस कार्बन का पूरा करना है हमने ऑक्टेट, 4 इसके पास हैं, एक इस कार्बन से लेगा, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, एक कार्बन से ले लिया, इसका हो गया है ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, इन तीनों हाइड्रोजन्स के डबलेट पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ठीक है। सेम इसी तरीके से पहले इस कार्बन का कर लेते हैं। देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 1 2 3 4, इसको एक यहाँ से लेगा, 5 6 7 और 8, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे शेयरिंग होने वाली है। ये हो गया है इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब हमें बीच वाला कार्बन देखना है, और क्या देखना है, बीच वाले कार्बन के बाद क्या देखना है हमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखना है। तो पहले हम किसका पूरा करने, देखो ऑक्सीजन का पूरा कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 और चाहिए, सिंपल हमें दिख रहा है 2 इंटरेक्शन हो रही है, तो 6 7 और 8 कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली। सेम उसी तरीके से ये वाला जो कार्बन है ना, 4 तो उसके पास है, कहाँ है 4, 1 2 3 4, ठीक है, एक इससे शेयरिंग है, 5 6 7 8, 2 ऑक्सीजन के लिए रखे हैं। तो ये जो हो गया ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया है, किसके लिए, प्रोपेनॉन के लिए। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, क्लियर, समझ में आया ना, बना सकते हो आसानी से, बहुत खुला खुला सा बनाना ताकि मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। अब हम लास्ट देखने वाले इथेनोइक एसिड का, ये किसका था, प्रोपेनॉन, बी प्रोपेनॉन का था। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दे क्या, ए इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड, इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है, एन मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, और ओइक मतलब क्या लगने वाला है, COOH ग्रुप लगने वाला है। और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको भी हम कार्बन चेन के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH को क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड बोलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करके लिखेंगे। देखो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, दूसरा कार्बन है। अब इथेनोइक एसिड का तो जो COOH है इसको हम ओपन करके लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH। सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सारे बॉन्ड तो दिख रहे हैं, बॉन्ड के आसपास क्या बनाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और गोले लगाते जाएंगे और ऑक्टेट और डबलेट पूरा करते जाएंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैम बार बार मत बताओ, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही होते हैं और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, तो यहाँ पे 6 बना दो, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। अब हम मारेंगे गोले। अच्छा हाइड्रोजन के भी मेंशन करते चलो, 1 2 मतलब एक हाइड्रोजन का एक, ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन के मैंने बना दिए, यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया। अब ऑक्सीजन की ओर दिखा देते हैं भाई, ऑक्सीजन के भी दिखा दो, कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम इन हाइड्रोजन का क्या पूरा करेंगे, डबलेट पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, अब इसका भी पूरा कर दो, क्लियर। अच्छा अब ये जो कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन, इसका हमें पूरा करना है ऑक्टेट, ठीक है। 4 है, 1 2 3 4 इसके खुद के हैं, 5वां ये वाला कार्बन से, 6ठा हाइड्रोजन का, ये 7th और ये 8th, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लगा देंगे हम गोला, ठीक है। ये हो गया हमारा इस वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा, गोला लगा के ऑक्टेट पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, अच्छा ये वाला कार्बन का पूरा हो गया ना। अब इस ऑक्सीजन का कर लेते हैं, 6 है, इसको भी क्या करना है, गोला लगा के ऑक्टेट पूरा करना है। तो 6 7 और 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब ये वाला कार्बन रह गया, ये वाला ऑक्सीजन रह गया, तो 6 है इसके, देखो 6 1 2 3 4 5 6, 6 इसके खुद के, 7वां ये कार्बन और 8वां इस हाइड्रोजन का। तो ये हो गया है इस ऑक्सीजन का। अब एक बच गया हमारा बीच वाला कार्बन, उसके लिए कुछ स्पेशल सा कलर चूज करते हैं, रेड ले लेते हैं जो अभी तक हमने नहीं लिया है। देखो 4 इसके पास खुद के, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो ये रहे, ठीक है, 5 6 7 8 दिख रहा है, एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, 2 किसके हैं, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इस तरीके से बीच वाले कार्बन का भी हमने क्या पूरा कर दिया है, ऑक्टेट पूरा करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो हमने इथेनोइक एसिड का भी बना लिया, प्रोपेनॉन का भी बना लिया है, H2S का भी और F2 का भी बना लिया है, चारों आपकी स्क्रीन पे अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, तो उनमें से एक टॉपिक ये भी आपको होमोलोगस सीरीज आपसे पूछी जा सकती है, आपको आनी ही चाहिए, बहुत बेसिक टॉपिक है, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लेन, तो आपको एग्जाम्पल तो देना ही चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बिना एग्जाम्पल के बात मत क्या करो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से डेफिनेशन क्या लिख के आओगे। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके अंदर सिंपल, देखो डेफिनेशन पढ़ेंगे, बताऊंगी क्या लिख के आनी है। होमोलोगस सीरीज वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, CH2 यूनिट का गैप, ये लाइन तुम्हारे दिमाग में चमकनी चाहिए। क्या बोलोगे, जैसे ही दो कंपाउंड्स, एक सीरीज होती है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की, अब जितने भी उसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स हैं ना उस सीरीज के अंदर, तो हर एक कंपाउंड के बीच में गैप होता है CH2 यूनिट का, बस इतनी सी सिंपल सी बात है होमोलोगस सीरीज में CH2 का गैप, बस इतना आपको याद रखना है। अब वही चीज को हम लिख के कैसे आएंगे, देखो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which successive compounds differ by CH2 unit। यही है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नहीं लिख के है ना कि CH2 का गैप होता है, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लिखा है, चलो वो तो ठीक है। अगर CH2 का गैप वाली बात नहीं लिख के है तो कोई फायदा नहीं है होमोलोगस सीरीज डिफाइन करने का, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब पढ़नी है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस सीरीज की, पहली देखो, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जर्नल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था CnH2n+2, किसके लिए था ये, CnH2n+2। ये जो केमिकल फॉर्मूला, ये जो जर्नल केमिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एल्केन्स के लिए। CnH2n किसके लिए था, बताओ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं याद तो मतलब रिवीजन करनी पड़ेगी, रिवाइज नहीं किया है चैप्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। वही CH2 यूनिट वाली बात है, बार बार वही रिपीट होगा आपका, क्योंकि मेन चीज है ये हमारी होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है देखो ऑल द, अच्छा हाँ, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो हमें पता है सारे के सारे कंपाउंड्स में CH2 यूनिट का गैप होने वाला है, CH2 यूनिट का गैप होने वाला है, तो उतना ही तो मॉलिक्यूलर मास का भी गैप होगा, ठीक है। तो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास का गैप होगा विच इज 14U। अब CH2 का मास जब कैलकुलेट करोगे, मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 14U आएगा, U फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंजेस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ठीक है, 14 करके बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग के एल्केन्स जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे लिक्विड स्टेट के अंदर, एंड लास्ट में जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं हमारा, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज अ एल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड इज अ एसिड, ठीक है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम देखें, इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड, इथेनोइक एसिड भी क्या होता है, लिक्विड होता है। इसकी कैसी होती है, इथेनॉल की स्वीट स्मेल होती है, इसकी काफी पंजेंट स्मेल होती है, विनेगर लाइक स्मेल होती है, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड से ही हम विनेगर बनाते हैं उसको डाइल्यूट करके, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 156 केल्विन, और इसका कितना होता है 290 केल्विन, इसका 351 और इसका होता है 391 केल्विन। अब एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, अगर 391 की जगह पे आप 390 भी लिखाओगे, ठीक है, या फिर 389 भी लिखाओगे तो कुछ गलत नहीं करेंगे। अप्रोक्स वैल्यू थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें आपके NCERT के अंदर गिवन है, क्लियर। चलिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो हमने इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। सबसे पहले केमिकल टेस्ट की बात करते हैं। हमें पता है इथेनोइक एसिड एक एसिड है, तो वो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर तो कन्वर्ट करेगा ही, जबकि इथेनॉल जो है हाइड्रोजन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट ये जो H पॉजिटिव आयन इसके अंदर होता है ना, वो वाटर के अंदर रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। फिर है
रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे CO2 गैस रिलीज होती है विद एसिड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, ठीक है, पूछते हैं आपको, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड को जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, विच इज बेसिक इन नेचर, एंड हमें पता है एसिडिक एसिड इज एसिड ऑब्वियसली, तो ये क्या है, आपस में एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, CO2 गैस इवॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट प्रेजेंट है, पहला पॉइंट, सोल्ट बनाएंगे एंड वाटर बनाएंगे, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो ब्रिस्क एफर्वेंसेस निकलती है, वो किसकी होती है, CO2 गैस की होती है। जबकि अगर हम सेम को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई भी ब्रिस्क एफर्वेंस नहीं निकलेगी। नेक्स्ट है हमारा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो इथेनॉल क्या देता है हमारा, ऑन हीटिंग पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट आपका डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो है इथेनोइक एसिड के केस में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये था हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बीच में डिफरेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज micelle formation take place when soap is added to the water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? तो क्या इथेनॉल में भी हमारा मिसल का फॉर्मेशन होता है? मिसल क्या होता है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सोप मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक हमारा आयनिक पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज आयनिक पार्ट एंड दिस इज नॉन आयनिक, कोवैलेंट पार्ट कह सकते हैं हम, ठीक है, कोवैलेंट पार्ट कह सकते हैं। अब ये जो होता है ना, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होना चाहता है, और ये क्या करता है, ये ऑयल ड्रॉपलेट, यानी कि जब भी हमें कपड़ों को साफ करना होगा, हम डिटर्जेंट डालेंगे, इसके ऊपर सॉप डालेंगे, तो क्या होगा, जो सॉप मॉलिक्यूल होगा उसके दो पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा क्या है, हाइड्रोफिलिक। अब मान लेते हैं ये कोई कपड़ा है जो कि गंदा, इसके ऊपर क्या लगा है, ऑयल का ड्रॉपलेट लगा है यहाँ पे बीच में, ठीक है, मान लेते हैं ये है कोई कपड़ा, ठीक है, क्लॉथ है, यहाँ पे कोई ग्रीस लगी है, ठीक है, कोई ऑयल का ड्रॉपलेट गिर गया, हमने इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला, सोप सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, एक आयनिक पार्ट होता है, एक क्या होता है इसका, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो ऑयल जो है, ऑयल फैट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा ना, अब इसको पानी सोप सॉल्यूशन है ना, वाटर भी तो होगा, तो वाटर के साइड पे कौन जाएगा, हमारे आयनिक पार्ट जाने वाला है, सोप मॉलिक्यूल का आयनिक पार्ट कहां पे जाएगा हमारा, पानी के अंदर, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो किसकी साइड पे लाई करेगा, वो लाई करने वाला है हमारा ऑयल ड्रॉपलेट की साइड, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है ऑयल ड्रॉपलेट के आसपास, ठीक है। अब जैसे ही हम इस क्लॉथ को के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के ब्रश मारेंगे, ठीक है, ब्रश से साफ करने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरा ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। अब ये मिसल ही ब्रश के साथ निकल जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा, और ये जो ऑयल ड्रॉप है ये भी इसके साथ चल जाएगी, यानी कि हमारा जो क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इसी तरीके से मिसल फॉर्मेशन की हेल्प से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि वाटर रिपेलिंग, पानी से उसको डर लगता है, विच आर इनसॉल्युबल इन द वाटर, वो वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, बट द आयनिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग, फिलिक का मतलब क्या होता है, जो पानी से जिसको प्यार होता है, जो वाटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, एंड हेंस soluble in the water. Such micelle formation will not be possible in the other solvent like ethanol in which sodium salt of fatty acid do not dissolve. ठीक है, तो इसको इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, हमने समझ लिया। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जरूर बना के आना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, why are carbon and compound used as fuel for most of the applications? फ्यूल की तरह क्यों यूज करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को? कार्बन एंड कंपाउंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिससे अब फ्यूल की तरह यूज करें तो हमें हीट तो मिलनी चाहिए ना, तो कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से उसको हम किस तरह यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज हीटेड
इज ट्रीटेड विद द सोप। कैसे बनता है हमें पता है, हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के, जिसकी वजह से क्या होता है, स्कम फॉर्मेशन की प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो सोप है वो फटने लगता है। ठीक है, हार्ड वाटर कंटेन सोल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूर लिख के आनी है जब भी हार्डनेस ऑफ वाटर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग विद द सोप फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स। अब उन्हीं इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स को क्या कहा जाता है, स्कम कहा जाता है। द स्कम फॉर्मेशन लेसन्स द क्लेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सोप एंड इन द हार्ड वाटर। इसी वजह से हार्ड वाटर के अंदर जो कपड़ा है वो ढंग से साफ ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, पीपीटी बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद द लिटमस पेपर। हमको पता है जो सोप होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो रेड लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। ओके, रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू बिकॉज सोप इज एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है। ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू, ब्लू लिटमस आपका ब्लू ही रहेगा और रेड ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जेनेशन मतलब प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एनी पर्टिकुलर कंपाउंड इज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजनेशन करते हैं, क्योंकि अगर हमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation. The process of hydrogenation takes place in presence of nickel and palladium. कैसे करते हैं हमने यहाँ पे ले ली हमारी एक एल्कीन। ठीक है, ये R ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, कार्बन की चेन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, कार्बन की चेन भी हो सकती है। इसको हमने रिएक्ट करा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, निकल एंड पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करें। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, यूज नहीं होते हैं। एज इट इज हम इसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो वैलेंसीज है ना, यानी कि दो जो बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा, और आर ग्रुप तो पहले से ही यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना, दो हाइड्रोजन आके अटैच हो गए, तो दिस इज सिंपली हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख के आना, रिएक्शन जरूर लिख के आनी है, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना रिएक्शन की केमिस्ट्री में बात हमको नहीं करनी है। क्लियर। तो एप्लीकेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी। वनस्पति घी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं भाई। ठीक है, इसका ध्यान रखना, दिस इज वेरी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेजिटेबल ऑयल से। तो आपको इसका इस रिएक्शन का ना काफ़ी टाइम से, ये पिछले 2 साल से कट हो रखी थी, तो आपको देखना है, ध्यान रखना है, यहाँ से इस बार एग्जामिनर पक्का क्वेश्चन आपको देने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, ऐड होना, यानी कि हमारा कोई भी, अगर हमें कोई एटम ऐड करना है किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर, तो सबसे पहले तो ऐड करने के लिए उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के पास क्या होना चाहिए, वैलेंसी बाकी होनी चाहिए, यानी कि वो अनसेचुरेटेड होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इन सब जो आपको लिस्ट दे रखी है, इसमें से जो भी अनसेचुरेटेड होंगे ना, उसी के ऊपर एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो CH4 हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या होता है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, चारों वैलेंसी कार्बन की हमारी पूरी है। इसमें आप स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो कि कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसके सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, वहां पे तो एडिशन हो नहीं सकती, वहां पे जगह ही नहीं है। ठीक है, बट जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे हो सकता है। तो एक तो हमारा C2H2 हो जाएगा, C2H2। देखो इस कार्बन की, अब इस वाले कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, इस वाले कार्बन की भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं C3H6 एंड C2H2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ टेस्ट दैट कैन यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बटर एंड कुकिंग ऑयल के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इन दोनों में से कौन सा है पहला पॉइंट। दूसरा सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन का टेस्ट जो हमने पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम देखने वाले। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो बटर इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। बटर क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है।
कार्बन कंपाउंड है, वाइल कुकिंग ऑयल इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब कुकिंग ऑयल क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, यानी कि अब जो ब्रोमीन वाटर है ना वो किसके साथ रिएक्ट करके कलर चेंज करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, ये हमने पढ़ा था। देखो, एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड decolorizes bromine water while a saturated compound cannot decolorizes, so we can distinguish chemically between the cooking oil and butter by bromine water test। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। एड ब्रोमीन वाटर टू लिटिल ऑफ द कुकिंग ऑयल एंड बटर टेकन इन द सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो क्या होगा, कुकिंग ऑयल डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को, जबकि जो बटर है वो डू नॉट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। जस्ट अभी बताया मैंने आपको, मिसल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, 5 मार्क में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सिंपल, अभी जो मैंने बताया था वही चीजें बार बार यहाँ पे आने वाली है। व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन अ वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सोप, ठीक है, डर्टी क्लॉथ है जिसके ऊपर ऑयल ग्रीस ऐसा कुछ लगा हुआ है, देन द हाइड्रोकार्बन एंड, जो हाइड्रोकार्बन एंड है यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा, क्या पढ़ा था हमने, दिस इज आयनिक एंड एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड है। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन एंड कहाँ पे उसका फेस होगा, उसका फेस होगा ऑयल ड्रॉपलेट के साइड पे। ठीक है, क्योंकि वो पानी से दूर भागता है, ऑयल ड्रॉपलेट क्या है, वो तो पानी नहीं है ना, वो तो मिसिबल ही नहीं होता वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, then the hydrocarbon end of soap molecule in the missile attached to oil or grease particle present in the surface of dirty cloth. In this way the soap missile entrap the oil or grease पार्टिकल बाय यूजिंग इट्स हाइड्रोकार्बन एंड। वो हाइड्रोकार्बन एंड जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ लेता है ऑयल या फिर ग्रीस को। द आयनिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन द मिसल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द वाटर, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच रहते हैं। देन द डर्टी क्लॉथ इज एजिटेटेड इन द सोप सॉल्यूशन, जब उसको एजिटेट करेंगे, उसके ऊपर ब्रश लगाएंगे, तो वो जो एंट्रैप्ड है ना, एंट्रैप्ड ऑयल का ड्रॉपलेट, ग्रीस का ड्रॉपलेट जो है, स्वेट का जो मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा जैसे ही हम उसके ऊपर ब्रश लगाएंगे। तो सिंपल, आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर जरूर, डायग्राम जरूर बना के आना। ठीक है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट मिसल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते टाइम। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। लिविस डॉट स्ट्रक्चर की बार बार प्रैक्टिस करना, नॉमेनक्लेचर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको रिवाइज करना। एनसीईआरटी को एक बार जरूर रीड कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।